बैक टू द चैनल। आज का वीडियो जो होने वाला है इट इज अबाउट बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ पार्ट 1। आज का वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी एक्ट हो या कोई भी कोड पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके बेसिक्स को समझना। अगर बेसिक्स क्लियर होते हैं तो आगे एक्ट को समझना ईजी हो जाता है। तो इसलिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिक्स समझने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, कंपनीज एक्ट 2013 कैसे बनाया गया या इंडिया में कोई भी एक्ट कैसे पास किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, हम यहाँ पे देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कंपनी लॉ, इंडियन कंपनी लॉ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देन पॉइंट नंबर 3, हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है। और अगर हम बात करें कि कंपनीज एक्ट 2013 का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपने कई नाम सुने होंगे जैसे कि एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरओसी मतलब कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एंड थर्ड आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर। तो ये कौन है, क्या वर्किंग करते हैं, इसके बारे में भी हमने डिटेल में इस वीडियो में समझा है। तो ये है हमारा बेसिक्स ऑफ पार्ट 1, इसलिए इसको अच्छे से देखना। अगर आपको लगता है कि वीडियो को देखने के बाद आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, आपको सब अच्छे से क्लियरली समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया में कोई भी एक्ट कैसे बनाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, तो कंपनीज एक्ट 2013 को किस तरीके से बनाया गया था, या हम बात करें कि इंडिया में कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो वो कैसे बनाया जाता है। जो भी सारे एक्ट बनाए जाते हैं सभी का लगभग प्रोसेस यही होता है। कुछ चीजें इधर उधर हो सकती है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो यही फॉलो की जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ बिल बिकम एन एक्ट। कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है। जब भी कोई एक्ट बनने वाला होता है, जब वो ड्राफ्ट फॉर्म में होता है तो हम उसको एक्ट नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं बिल। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल एक्ट कैसे बनता है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक बिल होता है जो कि ड्राफ्ट फॉर्म में होता है, और जब उस पर सबकी एसेंट आ जाती है तो वो बनता है एक्ट। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन ईदर ऑफ द हाउसेज। दो हाउसेज है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। तो जो हमारा बिल होता है वो हमें इन हाउसेज में प्रेजेंट करना होता है। हमने बिल को प्रेजेंट किया तो क्या होती है, सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग, सबसे पहले उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि बिल किस बारे में है। रीडिंग के बाद हमें एक कमेटी बनानी पड़ती है। ये कमेटी में क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि उस बिल को समझते हैं कि इस बिल में क्या है और क्या चेंजेस होने चाहिए। तो हम एक कमेटी सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद होती है सेकेंड रीडिंग। तो सेकेंड रीडिंग होने के बाद फिर होती है थर्ड रीडिंग। ऐसे करके अलग अलग पार्ट पे रीडिंग होती है। उसके बाद जो होता है बिल इन अदर हाउस। अगर हमने पहले लोकसभा में वो बिल रखा था तो अब राज्यसभा में रखना है। पहले अगर राज्यसभा में रखा था तो अब हमें लोकसभा में रखना होगा। तो जो भी दूसरा हाउस होगा वहां पे हम क्या करेंगे, बिल को प्रेजेंट करेंगे। आफ्टर बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ट्रांसफर टू प्रेसिडेंट। जब उस बिल को दोनों हाउसेस पास कर देते हैं, दोनों की हमें वहां पे कंसेंट मिल जाती है, उसके बाद हमें उस बिल को भेजना होता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट की एसेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाउ बिल विल बिकम एन एक्ट, इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेसिडेंट की एसेंट होना। बिकॉज व्हेन प्रेसिडेंट गिव एसेंट एट दैट टाइम द बिल विल बिकम एन एक्ट। तो जब प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देते हैं, उस पर अपनी सिग्नेचर कर देते हैं, उस टाइम पे जो बिल है वो क्या होता है, एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी लास्ट हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जैसे ही प्रेसिडेंट की हमको एसेंट मिली, जो हमारा बिल था वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो ये होता है कि किस तरीके से कोई भी एक्ट बनाया जाता है। वो ड्राफ्ट फॉर्म में होता है, बिल के फॉर्म में होता है, पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है, प्रेसिडेंट की एसेंट ली जाती है, एंड देन दैट बिल विल बिकम एन एक्ट। अब ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो हमने ये तो देख लिया कि एक्ट कैसे बनाए जाते हैं, एक्ट कैसे पास होते हैं। लेकिन अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझना कि कंपनीज एक्ट, क्योंकि हम कंपनीज एक्ट की बात करें, तो कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया में आया कैसे, कैसे डेवलप हुआ, कैसे धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस हुए। तो वो पूरी हिस्ट्री हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि कंपनीज एक्ट इंडिया में कैसे आया। The history of Indian company law began with Companies Act 1850। सबसे पहले एक एक्ट बनाया गया 1850। Between 1850 and 1882, the Companies Act was amended many times, and the Act of 1882 repealed all the previous law। सबसे पहले 1850 में Companies Act बनाया गया, फिर 1882 में Companies Act बना,
इसी दौरान बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। आज भी आप देखते हो कि कंपनीज एक्ट 2013 बना हुआ है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। अब अमेंडमेंट्स क्यों किए जाते हैं? जैसी भी सिचुएशन है, जैसा हमको रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस कर दिए जाते हैं, उसको हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे तो क्या हुआ, पुराने लॉ रिपील्ड हुए and remained in force till 1912, though amendment many times. Subsequent amendments were in 1914, 15, 1920, 1926, 1930, 32 and 36. After independence, it was found that the company law should again be amended. जब इंडिपेंडेंस हमको मिली तो ये रिक्वायरमेंट आई कि कंपनी लॉ को फिर से अमेंड करना पड़ेगा, फिर से उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली है कि कब हमें अमेंडमेंट करना होता है और कब हमें पूरा एक्ट ही हटाना होता है। जब हमारी रिक्वायरमेंट कम हो, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ही चीज़ों में चेंजेस करने हैं, तो हम अमेंडमेंट कर देते हैं। लेकिन जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ तब बहुत सी चीज़ें चेंज हुई होगी, तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट आई होगी कि हमें पुराने एक्ट को पुराने एक्ट को हटाना होगा और पूरा नया एक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे आया कंपनीज एक्ट 1956। तो 1956 को इफेक्ट में लाया गया था 1 अप्रैल 1956 से, और इसमें भी बहुत सारे उसके बाद अमेंडमेंट्स होते रहे। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ कंपनीज एक्ट 1956 केम इनटू फोर्स, कैसे फोर्स में आया, क्या क्या हुआ, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। The central government brought a bill in Parliament on 2nd September 1953. The Parliament appointed Joint Parliamentary Committee in May 1954 to go into the recommendation of Bhabha Committee and to suggest any modification or changes. तो जैसा कि हमने बोला, सबसे पहले बिल होता है, देन कमिटी बनाई जाती है। कमिटी क्यों बनाई जाती है? कमिटी में एक्सपर्ट्स होते हैं। उन एक्सपर्ट से हमें क्या रिक्वायर होता है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है, तो आप बता दें, आप रिकमेंड कर दें, ताकि हम उस अकॉर्डिंग उसको चेंज कर पाएँ। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन आया, पार्लियामेंट में एक नया एक्ट पास हुआ इन नवंबर 55, which received president assent on 18th January 1956. प्रेसिडेंट ने अपनी assent दे दी। This act came into force with effect from 1st of April 1956. 1956 से इसको इफेक्ट में लेके आ गए, फोर्स में लेके आ गए। इट कंसिस्ट ऑफ 658 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। 1956 को रिपील करके जो एक्ट बना वो कौन सा था? कंपनीज एक्ट 2013, जो आज तक फोर्स में है। हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट उसको चेंज कर दे, तो जब चेंज होगा जब होगा, लेकिन अभी तक जो हमारा फोर्स में है वो है 2013। तो 1956 के बाद 2013 को क्यों बनाया गया? तो अगेन वही बात थी कि 1956 एक्ट जब बना, उसमें चेंजेस होते रहे, उसमें अमेंडमेंट्स होते रहे, लेकिन जब एक ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि हमें कहीं ना कहीं पूरे एक्ट को बदलना होगा, उसे आज के अकॉर्डिंग अपडेट करना होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, तो उन्होंने 1956 को रिपील करके एक नया एक्ट बना दिया 2013। अब अभी क्या होता है 2013 में, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ भी थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, वो लोग अमेंडमेंट के थ्रू चेंजेस करते रहते हैं। अब कंपनीज एक्ट 2013 कैसे आया? कंपनीज बिल 2012 वॉज पास बाय लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ। कंपनीज एक्ट 2013 हैज रिप्लेस्ड द कंपनीज एक्ट 1956 after receiving the assent of President of India Mr. Pranab Mukherjee on 29th August 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली और फिर कंपनीज एक्ट 2013 इफेक्ट में आया। अगर हम ये देखें ना कि कंपनीज एक्ट 2013 कब से इफेक्ट में आया, तो अलग अलग डेट पे अलग अलग सेक्शन जो है इफेक्ट में आए, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन थे कंपनीज एक्ट 2013 के, वो 1 अप्रैल 2014 को इफेक्ट में आ चुके थे। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 1 अप्रैल 2014 से इफेक्ट में आया। तो अभी तक जो हमने देखा, उसका अगर हम कंक्लूजन देखें, तो हमने ये देखा कि कोई भी बिल एक्ट तब बनता है जब वो दोनों हाउसेस से पास हो जाता है और फिर उस पर प्रेसिडेंट की आपको एसेंट मिल जाती है। सेकेंड, अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट में पहले भी बहुत सारे एक्ट थे जो कंपनी को रेगुलेट करते थे। सबको रिपील करते करते हम कंपनीज एक्ट 2013 पे आ गए। आज तक जो फोर्स में है कंपनीज एक्ट 2013 है। आप लोगों को जो पढ़ना है वो है कंपनीज एक्ट 2013। तो ये एक उसकी बेसिक डिटेल, एक हिस्ट्री थी कि कंपनीज एक्ट 2013 तक हम कैसे पहुंचे। अगर हम बात करें कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या है, कैसा पैटर्न में इसको दिया गया है, तो कंपनीज एक्ट 2013 को सबसे पहले चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसको टोटल 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। उन चैप्टर्स में क्या बने हुए हैं? सेक्शंस बने हुए हैं। हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन इन्होंने दिए हुए हैं टॉपिक वाइज।
जैसे अगर हम बात करें इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी चैप्टर 2 है और उसके अंदर चैप्टर 2 के अंदर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं अलग अलग टॉपिक को लेकर। इस तरीके से कंपनीज एक्ट को चैप्टर में डिवाइड किया गया और चैप्टर के अंदर उन्होंने सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शंस की बात करें तो टोटल 470 सेक्शंस जो हैं हमको इसमें दिए गए हैं। 470 में से 429 सेक्शंस को नोटिफाई किया गया था, एक सेक्शन अभी भी इन्फोर्स नहीं हुआ है और 40 सेक्शंस को इसमें से डिलीट किया गया। ये जो 40 सेक्शन यहाँ पे डिलीट किए गए थे, ये क्यों डिलीट किए गए? इसका रीजन था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। जब हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते थे तो कंपनीज एक्ट वाइंडिंग अप की बात करता था, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की बात करता था और ऐसे कई सारे ऐसे सेक्शन थे जो लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप और इसकी बात करते थे। जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया उसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो गई थी, उसमें वॉलेंट्री लिक्विडेशन, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कवर हो गया था, तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 से उन सेक्शन को डिलीट कर दिया गया। तो इसलिए ये 40 सेक्शन यहाँ से डिलीट हो गए। कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 7 शेड्यूल्स दिए गए। अब शेड्यूल का मतलब क्या है? जब आपने 11th-12th में देखा होगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है अकाउंट्स में, तो वहाँ लिखा होगा कि बैलेंस शीट के बारे में, P&L के बारे में शेड्यूल 3 में बताया गया है। तो वहाँ पे जो शेड्यूल 3 की बात होती है वो शेड्यूल यही है। तो ऐसे 7 शेड्यूल बना के रखे जिसके अंदर अलग अलग फॉर्मेट की बात हुई है। जैसे अगर हम शेड्यूल 3 की बात करें तो उसमें बताया है कि आपकी बैलेंस शीट कैसे बनाई जानी होनी चाहिए, कौन से हेड में क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 7 तक अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट, P&L इनके बारे में बताया गया है। शेड्यूल 5 में बताया गया है कि जब भी आप कोई मैनेजरल पर्सन को अपॉइंट करोगे तो कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे उनको रेम्यूनरेशन दोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको शेड्यूल में दी गई। अब हम देख लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो वर्क कैसे करता है। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड होता है जुडिशरी। अब यही तीनों चीजें कंपनीज एक्ट 2013 में कैसे वर्क करती है, कौन कौन सी अथॉरिटी है, क्या क्या काम कर रही है, वो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग, मतलब लॉ कौन बनाएगा। तो अगर हम बात करें कि कंपनीज एक्ट कहाँ से बना, तो कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट से बना। तो इसलिए लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट है। दूसरा यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि कौन लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगा, कौन हमसे कंप्लायंसेस करवाएगा। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, वो अथॉरिटी जो लॉ को कंप्लायंस करवाएगी। तो यहाँ पे लॉ हमसे इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है, कौन हमसे कंप्लायंसेस करवा रहा है, तो वो एमसीए है, आरडी है मतलब रीजनल डायरेक्टर, और आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये तीनों की वर्किंग क्या होती है, लोग कैसे वर्क करते हैं, क्या काम करते हैं, ये चीज़ अभी हम आगे देखने वाले हैं। और थर्ड यहाँ पे है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब लॉ को इंटरप्रिटेट करना। कौन है जो कंपनीज एक्ट 2013 को इंटरप्रिटेट कर रहा है, समझ रहा है, समझा रहा है। अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में बात करें कंपनीज एक्ट को हटा के कि जुडिशरी कौन होती है, तो वो कोर्ट्स होती हैं जिनका काम होता है लॉ को इंटरप्रिटेट करना। कोई भी हमें केस फाइल करना होता है, कोई भी सिविल केस है तो हम सिविल कोर्ट में जाके वहाँ पे फाइल करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो जो कोर्ट का रोल है वो कौन प्ले करता है? एनसीएलटी मतलब कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अगर कोई दो पर्सन के बीच में कोई भी सिविल डिस्प्यूट है तो हम कोर्ट में जाके केस फाइल करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे वो केस रिलेटेड टू कंपनी है तो हम कहाँ पे फाइल करते हैं? एनसीएलटी मतलब कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फाइल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारी जुडिशरी अथॉरिटी है जो हमसे लॉ इम्प्लीमेंट करवाती है, हमसे कंप्लायंस करवाती है, उनकी क्या वर्किंग है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमसीए के बारे में, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए रेगुलेट्स कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इंडिया थ्रू द कंपनीज एक्ट 2013 एंड other allied acts and rule. MCA also protect investors and offer many important services to stakeholder. Ministry of Corporate Affairs is also entrusted with rule making power. अब सबसे पहली चीज तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है कंपनीज एक्ट 2013 को, मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जो कंपनीज एक्ट को देखेगी। अभी हमने ये बात की कि कंपनीज एक्ट 2013 तो पार्लियामेंट से पास होगा, तो फिर रूल मेकिंग पावर एमसीए को क्यों दिया गया? आप लोग एक चीज नोट करना कि कंपनीज एक्ट 2013 इज रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। अब यहाँ पे इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। कंपनी लॉ को आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो। एक तरफ आपके पास क्या है? एक्ट है, और दूसरी तरफ क्या है? रूल है।
कंपनीज एक्ट तो है, लेकिन एक्ट के साथ साथ कंपनीज एक्ट के अंदर रूल भी बनाए गए हैं। अब ये एक्ट और रूल को अलग अलग क्यों किया गया और ये रूल बेस्ड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? हमने स्टार्टिंग में क्या बात की कि कोई भी एक्ट कैसे बनाया जाता है। एक्ट बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट के पास जाना होगा, ये पूरी प्रोसेस को फॉलो करके एक बिल एक्ट बनता है। हमने एक चीज की और बात की कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती है हमें वहां पे अमेंडमेंट्स करने होते हैं, चेंजेस लाने पड़ते हैं। जो एक्ट को बनाता है वही उसे क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। एक्ट किसने बनाया, कंपनीज एक्ट किसने बनाया, पार्लियामेंट से पास हुआ। तो अगर हमको कंपनीज एक्ट में एक डिजिट भी चेंज करनी है, एक नंबर भी चेंज करना है, तो उसके लिए हमें फिर से पार्लियामेंट के पास जाना होगा और चेंजेस करवाने होंगे। अभी तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो हमने क्या करा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एक पावर दी कि कंपनीज एक्ट में रूल बनाए जाएंगे और वो रूल में चेंज करने की पावर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की होगी। जब आप आगे एक्ट पढ़ोगे, एक्ट में कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब ये है कि हमने एक्ट में उसके बारे में बात नहीं की, वो कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, रूल में प्रिस्क्राइब्ड है। तो जब कंपनीज एक्ट को पार्लियामेंट से पास करवाया जा रहा था, उसमें जो चीजें ऐसी लग रही थी कि फ्यूचर में चेंज होगी या इसमें बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत होगी, वहां पे लिख दिया गया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब वो कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, रूल में प्रिस्क्राइब्ड है। तो आपको कहाँ जाके देखना है, रूल में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बनाए। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उन रूल में अमेंडमेंट्स करती रहती है विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ से जो सारी प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो गई। तो आपको समझ में आया होगा कि कंपनीज एक्ट क्यों रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है। वो रूल बेस्ड लेजिस्लेशन इसलिए है क्योंकि उसमें एक्ट भी है और रूल भी है। एक्ट में आपको सारी मेन बातें लिखी हुई दिखेगी, लेकिन जहां पे आपको दिख रहा है एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब वो चीज के बारे में रूल में लिखा गया है। रूल में वो सारी चीजें लिखी गई है जहां पे ऐसा लगता था कि फ्रीक्वेंटली कुछ चेंज करने पड़ेंगे, कुछ लिमिट्स हैं वो चेंज करनी पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज इंटरेस्टेड विथ रूल मेकिंग पावर। तो अगर हम कंक्लूजन पे आए तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि एक्ट किसने बनाया, पार्लियामेंट ने। अगर आपको एक्ट में चेंज करना है तो आप पार्लियामेंट के पास जाओगे, लेकिन एक्ट के अंदर जो रूल्स बने हुए हैं उसकी पावर किसके पास है, एमसीए के पास। अगर हमको रूल में कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो एमसीए खुद कर सकती है विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरडी की, तो आरडी होते हैं रीजनल डायरेक्टर। 7 रीजनल डायरेक्टर को असाइन किया गया है। 7 रीजनल डायरेक्टर अलग अलग रीजन में वर्किंग करते हैं। जैसे अगर नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन है तो उसका एक पर्टिकुलर आरडी होगा। ऐसे क्या किया गया है, 7 रीजनल डायरेक्टर को असाइन किया गया है। अलग अलग पर्टिकुलर रीजन में वो लोग क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। और इनका मेन काम होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सुपरवाइज करना, उनकी वर्किंग को क्या करना, सुपरवाइज करना। अब आरओसी क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या है। अगर अपन इंडिया में बात करें कि टोटल कितने आरओसी है, अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में टोटल 25 आरओसीज आर देयर। अब ये आरओसी क्या काम करते हैं, तो हम जो डायरेक्टली फाइलिंग करते हैं, हम कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जितने भी कंप्लायंस करते हैं वो हम आरओसी के पास करते हैं, रजिस्ट्रार के पास करते हैं। हमारी जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, इनकॉर्पोरेट होगी, वो आरओसी के पास होगी। और आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इंश्योर करता है कि जो कंपनी है वो सारे कंप्लायंसेस, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स एक्ट के अंदर दी गई है उसको कंप्लाई करें। तो अगर हम नीचे से ऊपर देखें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग आरओसी को असाइन किया गया है। हर स्टेट का एक अपना आरओसी असाइन किया गया है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में ग्वालियर के अंदर आपको आरओसी का ऑफिस मिल जाएगा। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में एक आरओसी वहां पे असाइन किया गया है। अगर हम जम्मू की बात करें तो वहां पे एक आरओसी बनाया गया है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट के, अलग अलग यूनियन टेरिटरी के अपने आरओसी बना के रखे हैं। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए आरओसी को असाइन किया गया है। कई जगह पर 2 स्टेट है, 2 यूनियन टेरिटरी है, उनके लिए कॉमन आरओसी को असाइन करके रखा हुआ है। 7 रीजनल डायरेक्टर हैं जो अपने अपने पर्टिकुलर रीजन के जितने भी आरओसीज हैं उनको क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। और फिर हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हमारी रूल मेकिंग क्या है, अथॉरिटी। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने अभी आपको बताया कि 25 आरओसीज हैं। 25 आरओसी में मैंने आपको ये भी बताया कि कहीं जगह पर 2 स्टेट्स के लिए कॉमन आरओसी को असाइन किया गया है, लेकिन 2 स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे एक स्टेट में 2 आरओसी असाइन किए गए हैं। अब वो स्टेट्स कौन सी है, पहली महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम देखें तो एक आरओसी पुणे में है और दूसरा आरओसी मुंबई में है। और अगर हम तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में एक आरओसी चेन्नई में है
और दूसरा आरओसी कोयम्बटूर में। तो ये 2 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे एक ही स्टेट में 2 आरओसी को असाइन किया गया है। तो वो है एक महाराष्ट्र और दूसरी है तमिलनाडु। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि कंपनीज एक्ट 2013 में 29 चैप्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 29 चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। ये सारे 29 चैप्टर्स हैं। इसके बाद स्टार्टिंग में हमने ये भी देखा था कि कंपनीज एक्ट के अंदर 7 शेड्यूल्स हैं। तो ये 7 शेड्यूल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। शेड्यूल 1 में आपको एमओए और एओए के बारे में बताया है। शेड्यूल 2 में आपको डेप्रिसिएशन बताया है। शेड्यूल 3 में आपको पी&एल और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होनी चाहिए उसके बारे में बताया है। शेड्यूल 4 में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के कोड दिए हुए हैं। 5 में कुछ कंडीशंस दी हुई है। 6 में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। और 7 में आपको बताया है सीएसआर के बारे में, मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 7 शेड्यूल्स हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। और ये यहाँ पे हमारे 29 चैप्टर्स दिए हुए हैं। अब हम जब 29 चैप्टर्स में से कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर ओपन करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है 1 और 2, ये है हमारे सेक्शंस। हर एक चैप्टर में आपको अलग अलग कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। तो ये है सेक्शन 1, ये है सेक्शन 2। सेक्शन 1 में अगर हम जाएंगे तो सेक्शन 1 में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से पूरा कंपनीज एक्ट को क्या किया गया है, फॉर्म किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 तक पहुंचने के लिए क्या हिस्ट्री थी वो हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे देखी। देन हमने ये समझा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है। और अगर हम वहीं पे बात करें कि कंपनीज एक्ट 2013 का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क कर रहा है, कौन लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, कौन उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन उसे इंटरप्रिटेट कर रहा है, वो हमने यहाँ पे अथॉरिटीज के बारे में समझा। पर्टिकुलरली हमने एमसीए, आरडी और आरओसी कैसे वर्किंग करते हैं, कौन क्या वर्किंग करता है, वो हमने यहाँ पे समझ लिया। इंडिया में कितने आरओसीज हैं, कितने आरडी हैं, वो हमने यहाँ देखा। मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया कि कैसे कंपनीज एक्ट के अंदर चैप्टर्स डिवाइडेड है और चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस को बताया गया है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। जो हमारा कंपनीज एक्ट का पार्ट 2 आएगा उसमें हम और डिटेल में जाएंगे कि कैसे कंपनी वर्ड डिराइव हुआ, कंपनी होती क्या है उसके बारे में समझेंगे, ताकि आप लोगों के जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इफ यू हैव एनी डाउट और अगर आपको कोई भी टॉपिक मुझसे समझना है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि जो भी आपने टॉपिक बताया है उस पर मैं जल्दी से वीडियो बनाऊं। बनना है एक्सपर्ट तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।